लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर श्री मोहित बडानी जी इन्फोसिस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी और रेवेन्यू अश्योरेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं। फाइनेंस, टैक्सेशन और ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले श्री मोहित बडानी जी के पास बैंक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स और गवर्नमेंट ऑडिट्स का वृहद अनुभव है। लखनऊ क्लब ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स दिल्ली चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके श्री मोहित बडानी जी डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में भी यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरटेल यूपी सर्कल रीजनल ऑफिस और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि बहुप्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध श्री मोहित बडानी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सीए मोहित बडानी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आइए पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। सपोज मिस्टर ए हैं, वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज उन्होंने एक कैपिटल इन्वेस्ट की, लेट्स से 1 लाख। उन्होंने गुड्स परचेज किए, कुछ एक्सपेंसेस किए और कुछ इन्वेंट्री उनकी रह गई। उसके बाद जो उनका अमाउंट बचा वो बेसिकली उसको प्रॉफिट मानेंगे। तो उनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी पड़ेगी। तो इसी के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस होती है किसी भी बिजनेस की। तो हम समझते हैं क्या होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ मैनर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको लेजर्स में क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उसको समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अमूमन आप जब भी अकाउंटिंग सुनते होंगे तो कॉमनली 2 वर्ड यूज होते हैं। एक होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग। ये दोनों ही अलग कंसेप्ट हैं, कोई मैचिंग नहीं है इसमें। बुक कीपिंग जस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग बेसिकली बिजनेस में ट्रांजैक्शन को डे टू डे रिकॉर्ड करना होता है। और अकाउंटिंग वेयर थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसमें बुक कीपिंग में जो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, जो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, उसको एक समराइज वे में प्रेजेंट करना जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हम समझते हैं कि क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो हम इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। जैसा कि मैंने बताया, बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है और अकाउंटिंग में उसी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होते हैं उसकी समराइज होता है उसको, ताकि वो यूजर के लिए यूजफुल बन सके। उसके बाद किसी भी अकाउंटिंग के प्रोसेस के लिए बुक कीपिंग एक बेस होता है, क्योंकि हम उसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, इनकम होती है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग में। तो वो किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का वो एक बेस होता है। वेयर एज अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया, एक बार बुक कीपिंग हो जाती है तो आपको एक उसको प्रेजेंटेबल करना पड़ता है उस इंफॉर्मेशन को।
उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग। नेक्स्ट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होते हैं। कभी भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होते हैं, वो पार्ट होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट, बुक कीपिंग में क्या होता है, क्योंकि एक रफ रिकॉर्ड्स टाइप के होते हैं, तो इससे बेसिकली मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। डिसीजन आप किसी यूजफुल जो प्रेजेंटेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी उसी से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, तो वो चीज़ अकाउंटिंग प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट, किसी भी एंटिटी का अगर फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो वो बुक कीपिंग से नहीं हो सकता, उसके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जानेंगे कि अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है। बेसिकली किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस में ये 6 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इसी के आसपास होती है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होता है अकाउंटिंग का। तो एक एक करके हम समझते हैं कि क्या एलिमेंट्स हैं और क्या इनका मतलब होता है। पहला हमारे है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब है कि समथिंग विच वी ओन। एनीथिंग वी ओन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर बेनिफिट्स डिराइव होंगे, वो होता है एसेट। इसके अगर एग्जांपल समझें तो कैश, लैंड, बिल्डिंग, ये इसके एग्जांपल होते हैं। इनमें एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव होंगे किसी एंटिटी को। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बेसिकली अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट होती है उसको कैपिटल कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने टोटल एसेट्स होते हैं उसमें से लायबिलिटी अगर हम माइनस कर दें तो कैपिटल आ जाती है। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे। किसी भी पास्ट इवेंट के बेस पे कोई हमारा ऑब्लिगेशन है, उसे पे करने के लिए उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट रेवेन्यू। अब हम समझते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू जो हम सामान बेचते हैं उससे जो इनकम अर्न होती है उसको बेसिकली हम रेवेन्यू कहते हैं। मतलब इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और एक्सपेंस का मतलब है कोई भी खर्चा करना उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसी को हम एक्सपेंस कहते हैं। कॉस्ट इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। ड्राइंग्स क्या है? कोई पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए अमाउंट विड्रॉ करना। जैसा कि बिजनेस में ओनर अलग एंटिटी कंसेप्ट होता है, ओनर अलग होता है, उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर अलग होता है, तो इस वजह से उसको जो उसके पर्सनल एक्सपेंस है उसको अलग ट्रीट किया जाता है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। कि अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं? जो हमने बताया आपको, जो पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है जिसमें हम सबसे पहले एक सोर्स डॉक्यूमेंट से उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं जो जर्नल में होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? बिजनेस का कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे कि इनवॉइस हो सकता है, कोई मेमो हो सकता है, इनवॉइस, मेमो, और कोई परचेज बिल हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट। ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं बिजनेस के।
इससे जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड्स होती हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे जर्नल में एंट्री के रिकॉर्ड्स के रूल्स क्या होते हैं, वही हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ कि जर्नल में कैसे क्या रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है लेजर में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। एक बार लेजर में पोस्टिंग वगैरह हो जाती है रिस्पेक्टिव, तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है मेनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। देन हम फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं उस ट्रायल बैलेंस से। ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं कि कितने सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग होते हैं अकाउंटिंग में। मेनली क्या सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग होती है? एक तो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसका एक एस्पेक्ट होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम समझते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज वेयर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इफेक्ट ओनली वन अकाउंट, जिसमें कि एक अकाउंट इफेक्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट नहीं होता जैसे डबल एंट्री में होता है। इसमें नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो, किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उससे जो खर्चे हुए उसने माइनस किए, कुछ इनकम हुई वो ऐड की, और बाद में जो अमाउंट बच गया उसको उसने प्रॉफिट मान लिया। तो बेसिकली इसमें रूल्स जो होते हैं अपने रियल अकाउंट्स के, नॉमिनल अकाउंट्स के, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो ये कंसीडर नहीं करता है। ये बेसिकली कैश बेसिस पे चलता है कि जितना हमारे पास कैश फ्लोस की तरह, जितना हमारे पास आया और जितना गया उसमें से जो बैलेंस बचा वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। और इसमें कुछ ट्रायल बैलेंस भी ड्रॉ नहीं हो सकता है। और तो ये मतलब थोड़ा सा ओल्ड सिस्टम है और बड़े छोटे बिजनेस के लिए यूज़ होता है, आज भी लोग करते हैं, बट उतना यूज़फुल नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए या टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए सिस्टम नहीं काम आता है। तो नेक्स्ट समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अब उसी का सिंगल एंट्री सिस्टम का जस्ट रिवर्स, जिसमें हर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा डबल एंट्री सिस्टम में, उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो दोनों ही एस्पेक्ट बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं। दोनों ही क्या कहते हैं, एस्पेक्ट्स को इफेक्ट देना पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि सिंगल एंट्री डबल एंट्री क्या होता है। तो जो आज का जो मॉडर्न अकाउंटिंग है उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। वो यूजफुल भी होता है, उससे फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ भी हो सकते हैं, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता भी चलती है। और सिंगल एंट्री में पोजीशन पता चलती है बट वो एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि हम काफ़ी रूल्स नहीं फॉलो, एक सेट ऑफ रूल्स तो होता नहीं है उसमें। बिजनेसमैन कैश फ्लोज के बेसिस पे डिफाइन करता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो काफ़ी रूल्स जो नहीं फॉलो होते हैं डबल एंट्री के, तो वो एक एक्यूरेट पोजीशन नहीं आ पाती है उसमें। तो हम बेसिकली अब समझते हैं कि जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में डिस्कस किया कि जर्नल एक अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है, तो उसमें क्या सेट ऑफ रूल्स फॉलो होंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए जर्नल में, उसके जो रूल्स हैं वो हम समझेंगे। अब बेसिकली किसी भी जर्नल में एंट्री करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड हैं। उसको कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया गया है दो पार्ट में बेसिकली, एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी हमने अभी एलिमेंट्स देखे थे अकाउंटिंग के, तो सारे अकाउंट्स को इसमें फॉल कराया गया कि वो पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं या इम्पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इन्हीं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे ही कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि पर्सनल अकाउंट का अपना रूल है, रियल अकाउंट का अपना रूल है, नॉमिनल अकाउंट्स का अपना रूल है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली
ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि मैंने बताया। पर्सनल ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट एंड प्रॉपर्टीज, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स। तो इसमें बेसिकली क्या आएगा पर्सनल ट्रांजैक्शंस में? पर्सनल ट्रांजैक्शंस में बेसिकली इट रिलेट्स टू अ पर्सन, जैसा कि नाम लिखा हुआ है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मिस्टर राम वो एक पर्सनल अकाउंट है। और ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एसेट्स और प्रॉपर्टी, इसमें बेसिकली सारे एसेट्स के बारे में बताया गया है, ना कि लायबिलिटी के बारे में। तो एग्जाम्पल इसके अगर हम समझें तो जैसे कि कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग। अब एसेट्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं इसमें, कि एक टेंजिबल एसेट्स होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स बेसिकली जिनको हम फील कर सकते हैं, फिजिकली ये होते हैं, तो उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल्स जो मैंने बताया वो कैश, बैंक, लैंड में, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन बिजनेस में कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ये वो एसेट्स हैं जिनको फील नहीं किया जा सकता, बट तब भी ये बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिराइव होते हैं। नेक्स्ट है जो ट्रांजैक्शंस है रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। थर्ड पार्ट है जिसमें ये कैटेगराइज किया गया है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी हम बिजनेस में एक्सपेंसेस करते हैं, लेट से रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, उसको थर्ड कैटेगरी में डाला गया। और लॉसेस, कोई इनकम हो रहे हैं, कोई इनकम डिराइव हो रही है, सेल्स अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, और गेन्स क्रेडिट बैलेंस। तो इसको जो भी अकाउंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इन बेसिस पर। तो सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल अकाउंट पे कि क्या है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली रिलेट्स टू अ पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे राम एक पर्सनल अकाउंट है, श्याम पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें अभी हमने देखा था कि 3 तरह के होते हैं, 3 तरीके से हो सकता है। एक तो इसमें आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, और एक हो सकता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और इसमें एक नॉर्मल पर्सनल अकाउंट हो सकता है। तो इसमें तो जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर श्याम, वो पर्सनल नॉर्मल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल मतलब कोई एंटिटी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो भी इसमें आ जाएगी, आर्टिफिशियल जो पर्सन होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जैसे किसी पर्सन का अकाउंट को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि कैपिटल अकाउंट किसी पर्सन का ही होता है, ड्राइंग अकाउंट। तो ये 3 फॉर्म में कैटेगराइज होता है, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। अब समझते हैं कि क्या होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब है बेसिकली जो एंटिटी के एसेट्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स को बोला गया है,
न कि लाइबिलिटी को या डेट को। तो फर्म के एसेट्स को रियल अकाउंट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि हम देख सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब रियल अकाउंट्स होते हैं। कैश इन हैंड और बैंक को भी रियल अकाउंट में ही कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये फर्म के एसेट्स हैं, तो ये रियल अकाउंट के पार्ट होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली रिलेट्स टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और रेवेन्यू, जिसके एग्जाम्पल देखिए, सैलरी अकाउंट मतलब कुछ सैलरी का खर्चा पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड या कमीशन रिसीव्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉमिनल अकाउंट के। बेसिकली होता क्या है कि नॉमिनल अकाउंट ये इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो ये P&L में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो टेम्परेरी बैलेंसेस होते हैं इनके सारे अकाउंट। रिफ्लेक्ट लिखा है द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट इज रिफ्लेक्टेड एज प्रॉफिट और लॉस विच इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ होते हैं, उसमें ट्रांसफर होता है P&L, फिर अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में। तो ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। जैसे रियल अकाउंट्स बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करते हैं, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, ये बेसिकली P&L में ट्रांसफर होके हट जाते हैं, टेम्परेरी होते हैं एक तरह से। अब अपन नेक्स्ट जानते हैं कि जो अपन ने अब तीन बेसिकली समझे, क्या क्या हम लोगों ने समझा। एक पर्सनल अकाउंट, उसमें भी 3 कैटेगरी समझी, और नेक्स्ट रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों को जब क्लासिफाई किया अकाउंट में, तो हर टाइप ऑफ अकाउंट के लिए एक अलग रूल फ्रेम किया गया, जो कि है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पूरी अकाउंटिंग मतलब एक अकाउंटिंग प्रोसेस का ये बेस है। यहाँ से ही पूरा अपना बुक कीपिंग स्टार्ट हो जाता है ना, कि कैसे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। तो ये एक बेस बनता है यहीं से, ताकि आगे जाके पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस एक फुल प्रूफ रहे, और जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो और फ्रूटफुल हो। तो ये बेसिकली यही रूल्स हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब तक हमने जाना कि बेसिकली 3 तरह की अकाउंट्स कैटेगराइज किए गए हैं। पहला जाना कि पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अब इन्हीं अकाउंट को कैटेगराइज करके जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एक तरह से बेस हैं जर्नल का, कि इन्हीं सेट ऑफ रूल्स पे हमारा जर्नल रिकॉर्ड होगा और फिर आगे जाके अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट बनेगा, ताकि जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो अकाउंटिंग प्रोसेस में वो स्टेक होल्डर्स के लिए फ्रूटफुल हो। तो एक एक करके अब हम जानते हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए। जर्नल एक बुक होती है, बुक कीपिंग का पार्ट होता है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड कहाँ से होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि इनवॉइस, परचेज बिल, या कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। उससे जर्नल रिकॉर्ड होगा, लेकिन रिकॉर्ड कैसे होगा, उसके सेट ऑफ रूल्स होंगे, तो वो हम आपसे अब डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल पर्सनल अकाउंट का है, जो कहता है आप उस अकाउंट को डेबिट कीजिए जो रिसीवर है और उस अकाउंट को क्रेडिट कीजिए जो गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरह के अकाउंट होते हैं। इसमें किस तरह के अकाउंट होते हैं? जैसे किसी पर्सन का अकाउंट, लेट्स से मिस्टर ए, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे समझते हैं कि लेट्स से हमने मिस्टर ए को कैश पे किया। मिस्टर ए हमारे वेंडर हैं, ठीक। तो मिस्टर ए को कैश
पे किया तो दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। अभी हम पर्सनल अकाउंट समझ रहे हैं, तो मिस्टर ए का अकाउंट, मिस्टर ए के लिए क्या होगा, ये वाला रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रूल आपके टिप्स पे होने चाहिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जैसे कि मिस्टर ए हमारे वेंडर है, ये पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीवर को हमेशा डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट का रूल। एक बार फिर समझते हैं क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, रियल अकाउंट बेसिकली एसेट ऑफ द फर्म होती है। जैसे कि कैश, लैंड, बिल्डिंग, एक्सेट्रा, ये सारे रियल अकाउंट्स होते हैं। इसका रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोस आउट क्रेडिट। तो जो भी सामान आ रहा है या एसेट आ रहा है तो डेबिट होगा, अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा। जैसे कि लेट्स से हमने लैंड परचेज की, तो लैंड इसमें क्या है, टाइप ऑफ रियल अकाउंट, तो इस पे रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा, जो कि होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लैंड को यहां पे डेबिट कर देंगे। दो एस्पेक्ट्स होते हैं, अभी दूसरा एस्पेक्ट नहीं डिस्कस कर रहे, एक बार तीनों टाइप ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस कर लें, तीनों रूल डिस्कस कर लें, तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोनों एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग ने डिस्कस किया था क्या होता है, एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस। इसमें बोलता है ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। क्या बोलता है ये रूल, ऑल इनकम एंड गेन्स आर credited and all expenses and losses are debited। ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो जैसे कि एक्सपेंस कोई लेते हैं, सैलरी जैसे एक्सपेंस है, तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर सैलरी पे करते हैं तो सैलरी को नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्लासिफाई करना है, और सैलरी अकाउंट जब भी सैलरी पे होगी तो सैलरी अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो ये है नॉमिनल अकाउंट का रूल। एक बार समझते हैं क्या होता है रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रूल ऑफ रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एंड नॉमिनल अकाउंट, all expenses losses are debited, all income and gains are credited। एक बार फिर दोहराते हैं, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रूल ऑफ रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, all expenses and losses are debited and all income and gains are credited। ये तीन रूल होते हैं जो पूरी जर्नल का रिकॉर्डिंग के बेस होते हैं। ये रूल का होना समझना बहुत जरूरी है जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट अपन आते हैं
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। जो हमने 3 रूल्स पढ़े, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या पढ़ा हम लोग ने? रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल है रियल अकाउंट का, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये रूल है। अब इन कुछ इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये जर्नल रिकॉर्ड होगी इन रूल्स के बेसिस पे। बेसिकली इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। हम आगे अभी देखेंगे, आज मॉडर्न अप्रोच भी आ चुकी है कि गोल्डन रूल्स के साथ साथ एक मॉडर्न अप्रोच भी है जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए। दोनों अप्रोच अलग है, रिजल्ट सेम है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख, 50 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको यहाँ पे मेनली अकाउंट्स के मैंने एलिमेंट बताए थे, 2 एलिमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। क्या यहाँ पे इस फर्स्ट एंट्री में क्या 2 एलिमेंट होंगे? एक होगा कैपिटल और अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो अमाउंट कैसे होगा? कैश में होगा, बैंक में होगा, काइंड में होगा, किसी फॉर्म में होगा, वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगी, राइट। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट कौन से हैं? एक कैपिटल और नेक्स्ट लेट्स से बैंक में इंट्रोड्यूस होते हैं ये अमाउंट 50 लाख। तो एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2। अब सबसे पहले इनको आप क्लासिफाई करिए अकाउंट में। जैसा कि बताया, बैंक अकाउंट क्या है? एक एसेट है ये फर्म का। तो ये किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट। एंड कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है प्रोप्राइटर का। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अब रूल हम लोग ने जो पढ़े उससे एंट्री करने का देखते हैं कैसे होगी। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है। रूल क्या है? रूल क्या है रियल अकाउंट का? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो बैंक बिजनेस में आ रहा है, राइट। बिजनेस में तो आ रहा है ना। देखिए एंटिटी कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। भाई बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग ट्रीट होते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो बिजनेस में बैंक या कैश आया, और तो इसको रियल अकाउंट में क्लासिफाई किया। तो बिजनेस में अगर कैश बैंक आया तो रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट मैंने बताया पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट में ये होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो लेट्स से ओनर मिस्टर ए, तो उनकी बुक्स में एज अ वो कैपिटल अकाउंट जाएगा। वो गिवर है तो क्रेडिट होंगे, कैपिटल उन्होंने दिए बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वेजेस एंड सैलरीज पेड 50,000। तो यहां पे वेजेस एंड सैलरी पे हो रही है। क्या सबसे पहले 2 एलिमेंट निकालिए, इसमें से कौन से एलिमेंट्स होंगे? एक तो वेजेस एंड सैलरीज, नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट पे कर रहे हैं। पे कैसे करेंगे? कैश या बैंक से? लेट्स से बैंक, ठीक। अब वेजेस एंड सैलरी आप किस में क्लासिफाई करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में ना। नॉमिनल अकाउंट में जैसे इनकम, गेन्स, लॉसेस, एक्सपेंस। सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरीज क्या है? एक्सपेंस है, ठीक, एलिमेंट 1। दूसरा बैंक अकाउंट एलिमेंट 2। अभी ऊपर डिस्कस किया था ये रियल अकाउंट होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी?
नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, वेजेस एंड सैलरी की बनेगी नॉमिनल अकाउंट के रूल से, जो होता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट कर दे इसको, एंड बैंक अकाउंट, जब बैंक अकाउंट यहाँ पे रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक पैसा जाएगा सैलरी पे करने में, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 50,000 से। आगे जाके फिर इसके अकाउंटिंग प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे, बैलेंस लेजर में ट्रांसफर होंगे, उसके बाद टीबी बन के फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ होंगे। तो ये बेस बनता है, यहां पे सही होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रेंट रिसीव, बिजनेस को रेंट रिसीव हुआ तो यहां पे रेंट अर्न हो रहा है, तो ये इनकम है। अगर कोई चीज कमा रहे हैं तो वो इनकम है। तो यहां पे दो एलिमेंट क्या होंगे, रेंट तो एक होगा, अब रेंट तो एक्सपेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रेंट रिसीव्ड लिखा है, तो ये रेंट अर्नड है, तो इसको इनकम बताइएगा। नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट क्या होगा, रेंट अर्नड है ना, तो अर्न कैसे होगा, बैंक में होगा या कैश में होगा, लेट से बैंक। तो रेंट किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, और बैंक एक रियल अकाउंट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट होगा क्योंकि आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, अमाउंट 2 लाख, व्हाट गोज आउट क्रेडिट टू, सॉरी रेंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट क्या होगा, ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिटेड, तो टू रेंट, तो रेंट एक इनकम है, वो क्रेडिट हो गई नॉमिनल अकाउंट के रूल से। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 9 लाख। गुड्स ऑन क्रेडिट का परचेस का मतलब है हमने उधार में खरीदा, लेट्स से फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर बी, उधार में 9 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। तो यहां पे दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज किए तो एक गुड्स हो गया, दूसरा क्रेडिट पे परचेज किए तो किनसे परचेज किया, बी से, तो मिस्टर बी हो गया। ठीक है, गुड्स के लिए हम लोग यूज करेंगे परचेजेस अकाउंट, मिस्टर बी परचेजेस अकाउंट किस तरह का अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, एंड मिस्टर बी है पर्सनल अकाउंट, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक तरह के एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो परचेजेस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा, टू किस रूल से, पर्सनल अकाउंट के रूल से, मिस्टर बी यहां क्या है, गिवर, तो ये बी क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट 9 लाख। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 8,16,000, 8,16,000 एंड रिसीव पेमेंट इन चेक। तो क्या होगा इसमें, एक तो गुड्स सेल किए तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा,
और पेमेंट रिसीव्ड इन चेक, चेक रिसीव हुई यानी कि बैंक। तो क्या रूल्स लगेंगे इसमें? सेल्स अकाउंट अगेन इनकम अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो सेल्स को क्रेडिट कर दीजिए। 2 से रिप्रेजेंट होता है, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट होगी 8,16,000। देन डेबिट क्या होगा? बैंक, क्योंकि रियल अकाउंट है तो व्हाट कम्स इन, चेक आया बैंक में तो डेबिट हो जाएगा 8,16,000। तो ये अपन ने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जर्नल एंट्री के लिए। तो कैसे रूल्स, जो क्लासिफिकेशन अकाउंट से रूल्स जो डिफाइन है उसको फॉलो करते हुए कैसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो कि पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस की बेस बनेंगी। आगे जाके इनका पोस्टिंग होगा लेजर में, रिस्पेक्टिव अकाउंट में, और फिर ट्रायल बैलेंस ड्रॉ होगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ होंगे। तो ये पूरा डिस्कशन था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे कि कैसे जर्नल रिकॉर्ड होगा। उसी का ये सोल्यूशन है कि बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल से, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये बैंक रियल है, कैपिटल पर्सनल है, और बैंक क्योंकि डेबिट होगा व्हाट कम्स इन डेबिटेड, एंड गिवर है हमारे केस में मिस्टर ए थे तो एंट्री हो जाएगी बैंक ऑन डेबिट टू मिस्टर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर का नाम नहीं आता है। देन वेजेस का, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वेजेस नॉमिनल है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। गोज आउट क्रेडिट, डेबिट एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड, दो एलिमेंट कौन से, बैंक और रेंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल टू रेंट अकाउंट, और बैंक डेबिट हुआ क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट। परचेज मेड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो गया टू मिस्टर ए अकाउंट क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। और लास्ट गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक, एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब तक जो हमने जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि ट्रेडिशनली ऐसे फॉलो होता था, बट अब एक मॉडर्न अप्रोच भी है जर्नल एंट्री को जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये भी एक अप्रोच है, इसको भी अपन फॉलो कर सकते हैं जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए। रिजल्ट्स एंट्री इसके सेम आएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपका आंसर वही रहेगा, जर्नल उसी तरह रिकॉर्ड होंगे, एंट्रीज नहीं चेंज होंगी, अप्रोच में चेंज है बस। जिसमें बेसिकली किया गया है, हमने जो 6 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें एसेट अकाउंट था, लायबिलिटीज अकाउंट था, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस और विड्रॉ अकाउंट जैसे कि ड्राइंग, उसको क्लासिफाई किया, उनके नॉर्मल बैलेंसेस में क्लासिफाई किया। भाई एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, वो मानते हैं डेबिट होता है। लायबिलिटीज का, लायबिलिटी है पे करनी है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, रेवेन्यू अकाउंट का क्रेडिट, एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट, एंड विड्रॉल अकाउंट का डेबिट। तो ये नॉर्मल बैलेंस माना गया है इन अकाउंट्स का, ये इनका नॉर्मल बैलेंस होता है। क्या, एसेट का डेबिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, रेवेन्यू का क्रेडिट, एक्सपेंडिचर का डेबिट और विड्रॉल का डेबिट। अब उस अकाउंट को डेबिट करिए, एसेट के केस में उस अकाउंट को डेबिट करिए। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, मतलब एसेट को डेबिट कर दीजिए। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से कैश पेड टू मिस्टर ए या कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, तो कैश आया तो कैश इंक्रीज होगा, कैश एक एसेट है तो इसको आप इंक्रीज कर रहे हो तो डेबिट कर दो, मतलब कैश डेबिट। बहुत सिंपल है, उसमें आपको गोल्डन रूल्स पे नहीं जाना है, सिंपली सोचना है किस तरह नेचर में क्लासिफाई करना है। क्या है नेचर, एसेट अकाउंट, और इसका नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। जो अगर इंक्रीज, देखिए डेबिट
नॉर्मल बैलेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट ही हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो उसका उल्टा तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एसेट के केस में अगर इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। अब लायबिलिटीज के केस में जस्ट रिवर्स, इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। मतलब लायबिलिटी अगर है तो वो अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और इंक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। जैसे लोन रिपे किया, तो लोन रिपे की आप ऐसे समझो, लोन रिपे किया, ठीक है। लोन कैसे, लोन एक लायबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो रिपे के तो लोन कम होगा, राइट। तो अगर कम होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज में ये डेबिट होगा, तो लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लोन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर लोन ले रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे कैपिटल अकाउंट के केस में नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू अकाउंट में भी इसी तरह इनकम जो भी होती है क्रेडिट होती है, अगर ये डिक्रीज होंगी तो ये डेबिट हो जाएगा। इनकम अगर डिक्रीज होंगी मतलब कोई सेल्स रिवर्सल हो रही है तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगी, क्योंकि सेल्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डेबिटेड, और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिटेड, जैसे कि सेल्स अकाउंट। फिर आता है एक्सपेंस अकाउंट। इसमें क्या, ये इसका नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, अगर ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट एक्सपेंस अकाउंट में। जैसे रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस पे किया तो रेंट बढ़ेगा, ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो डेबिटेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा रेंट पे करना कैश में, कैश एक एसेट है, और इसका रूल क्या कहता है, एसेट अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और कम होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और आप इसको जो हमने पहले पढ़ा रियल नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे उस पर भी क्लासिफिकेशन सेम ही आएगा। रेंट पे किया तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और ऑल मतलब कैश जो है रियल अकाउंट है, समथिंग गोज आउट इट विल बी क्रेडिटेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। विड्रॉल डेबिट अकाउंट मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट बेसिकली डेबिट है तो डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मल, इंक्रीज अगर होता है तो डेबिट होगा, और डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा। तो बेसिकली 6 एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है नॉर्मल बैलेंस के बेसिस पे, और बहुत सिंपली इसको समझना है हम लोग को। क्या समझना है कि भाई एसेट अकाउंट है वो नॉर्मल बैलेंस, देखिए एसेट अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी ऐसे समझिए, एसेट अकाउंट और को अगर इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो डेबिटेड, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिटेड। और लायबिलिटीज अकाउंट है तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिटेड, उल्टा होता है एसेट के केस में जस्ट, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिटेड। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी जैसा होगा, इसमें इसकी तरह होगा सेम। और रेवेन्यू अकाउंट ये इनकम है, अगर डिक्रीज है तो डेबिट होगा, इंक्रीज है तो क्रेडिट होगा। और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, मतलब डेबिट और क्रेडिट में आपको डिफाइन करना है कौन से अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस है, और उसका जस्ट उसमें हम लोग को देखना है, अगर इंक्रीज हो रहा है नॉर्मल बैलेंस है तो डेबिट हो जाएगा, और डिक्रीज है तो क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट बैलेंस है तो अगर डिक्रीज है तो डेबिट हो जाएगा, और इंक्रीज है तो क्रेडिट हो जाएगा। ये बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं कि कैश एक एसेट है, अगर ये डेबिट है, अगर इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है तो अगर इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा। और नेक्स्ट है कैपिटल, एक तरह से लायबिलिटी अकाउंट है, तो हमने देखा क्रेडिट, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर इंक्रीज होगा, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही होगा। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का हम लोग ने देखा नॉर्मल क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, सारे अकाउंट्स का आप देख सकते हो। होप आपको मैंने जो आज समझाया आपको पूरा समझ आया। क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया? बेसिकली अकाउंटिंग का बेसिक्स जाना और क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझा। उसके बाद जनरल के गोल्डन रूल्स समझे और फिर उसमें दो अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच जो गोल्डन रूल्स है, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट का है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। उसके बाद हम लोग ने मॉडर्न अप्रोच देखी कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली एसेट के 6 एलिमेंट में डिवाइड करके उसके नॉर्मल बैलेंस के बेसिस पे, अगर एसेट है, अगर डेबिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस उनका डेबिट है तो वो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और अगर उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये बेसिकली हम लोगों ने देखा। होप आपको सब क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच। भारत खेती और पशुपालन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, फिर भी कुछ ही लोग लाभकारी खेती करने का तरीका जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि किसान न केवल लाभदायक खेती करे बल्कि लाभदायक पशुपालन भी करे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन के माध्यम से हम आपको एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू कर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है फिश फार्मिंग यूनिट। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो डॉक्टर मछली खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि मछली प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मछली की बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है। आज के समय में मछली पालन का व्यवसाय काफी फायदे का बिजनेस माना जाता है। मछली पालन में आमतौर पर भोजन के लिए टैंक्स और एनक्लोजर्स में व्यावसायिक रूप से मछली पालना शामिल है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण ताजे पानी की खेती के वातावरण पॉन्ड, केज, पेन, राइस फील्ड, सीवेज फीड एंड एयर ब्रीथिंग है। पॉलीकल्चर वो है जो प्रमुख संस्कृति प्रणाली का अभ्यास करता है। सबसे प्रमुख प्रजातियां कार्प, फ्रेश वाटर प्रॉन एंड कैटफिश है। मूल रूप से भारत की जलीय कृषि कार्प ओरिएंटेड है और अन्य प्रजातियों का योगदान भी मामूली है। अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें किसानों की मदद के लिए योजनाएं लेकर आई है। मछली पालन व्यावसायिक स्तर पर किसानों द्वारा अपनाया जाता है। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3 से 8 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहीं बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ आपको 2 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 5 से 7 मैन पावर की भी जरूरत होगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस बिजनेस से 20 से 25% तक का मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये तो हुई फिश फार्मिंग की बात। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है ब्रॉयलर फार्मिंग। भारत में पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रॉयलर चिकन सबसे लोकप्रिय पक्षी है। इन मुर्गियों का पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ब्रॉयलर छोटी मुर्गियां होती हैं, जो 5 से 6 सप्ताह की होती हैं। ब्रॉयलर प्रजाति के मुर्गा या मुर्गी अंडे से निकलने के बाद 40 से 50 ग्राम के होते हैं, जो सही प्रकार से दाना, दवा खिलाने और सही रखरखाव के बाद 6 हफ्ते में लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के हो जाते हैं। आज ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग एक सुविकसित व्यवसाय के रूप में उभर चुका है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन कम समय में अधिक से अधिक पैसे कमाने का व्यवसाय है। इसे छोटे किसान भी छोटे गांव में कर सकते हैं। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें 6 सप्ताह के अंदर विकसित कर बेचा जा सकता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को
9,900 से 10,000 चिक्स पर बैच के साथ शुरू करते हैं तो आपको 42 लाख से 47 लाख की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ आपको 5,000 से 6,000 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 7 मैन पावर, 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। रही बात प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस से 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है गोट फार्मिंग। भारत में बीते कुछ सालों में बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। कमाई के लिहाज से ये बहुत ही दमदार व्यवसाय है। गाय भैंस की तुलना में इसे बहुत ही कम खर्च में किया जा सकता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए बकरी पालन किसी वरदान से कम नहीं है। बकरी पालन को पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बहुत आसानी से कर सकती हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान और सीमित देखभाल करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बाजार में इसकी मांग अधिक है। बकरी को बेचने में किसानों को कोई असुविधा नहीं होती। ये बाजार में बहुत जल्दी से बिक जाती हैं। बकरी पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। दूध से लेकर मीट, स्किन और पूप्स तक सभी चीजें काफी मांग में हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इस बिजनेस के लिए 2,000 से 3,000 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 10 मैन पावर और 1 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। रही बात इस बिजनेस में लगने वाली लागत और उससे मिलने वाले मुनाफे की, तो आप इस बिजनेस को 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं और साथ ही आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है कैटल फीड। भारतीय चारा उद्योग अगले दशक के लिए विकास के एक रोमांचक चरण का अनुभव कर रहा है। इसलिए हम मान सकते हैं कि एक छोटे पैमाने पर मवेशी और पोल्ट्री फीड निर्माण व्यवसाय एक तकनीकी व्यावसायिक रूप से सफल परियोजना है। पशु चारा व्यवसाय सदाबहार है और पूरे मौसम में भारत में एक व्यावसायिक क्षेत्र की मांग की जाती है। उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक अच्छी और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। आप छोटे और बड़े पैमाने पर मवेशी और पोल्ट्री फीड निर्माण व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आप भारत में पशु चारा व्यवसाय योजनाओं से भारी मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को 3,000 से 3,500 किलोग्राम पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए आपको 2,000 से 3,000 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 10 से 15 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और इस कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 21 से 26 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आप इस इन्वेस्टमेंट से 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए सेशन काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।